नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जब नेतृत्व इतिहास रचता है तो समझौते भी इतिहास रचते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बीच सिर्फ कागजों की स्याही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कूटनीतिक सोच है जिसने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार से ग्लोबल गेम चेंजर बना दिया है। ये डील दिल्ली और ब्रसेल्स के बीच नहीं, ये डील 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की है। आज सवाल ये नहीं है कि समझौता कितना बड़ा है, सवाल ये है कि यही वो डील है जो ऐतिहासिक पल के साथ भारत को पश्चिम के साथ बराबरी की मेज पर अपनी स्थायी कुर्सी तय कर चुका है। और क्या ये डील भारत को आर्थिक ताकत के साथ साथ एक रणनीतिक महाशक्ति के तौर पर भी दुनिया के केंद्र में स्थापित करेगी? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और इस फ्री ट्रेड डील के साथ। सर, पहला सवाल आज के शो की हेडलाइन के साथ, वी डिड इट, मोदीज रिपब्लिक डे गिफ्ट, इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि द डील इज डन, ट्रंप और नो ट्रंप, मोदी है तो मुमकिन है। इस डील का परिणाम यह है कि संसार की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ जुड़ गई हैं, एक नया अध्याय लिख रही हैं और भारत ने 27 देशों के लिए अपने दरवाजे वाइस वर्सा खोल दिए हैं। ट्रंप की धमकियों के माहौल में यह डील एक ताज़ी हवा का झोंका है। इस डील के होने से यूरोप और भारत के बीच अर्थात ईयू राष्ट्रों और भारत के बीच कितना खुशी का माहौल है, आप इस चित्र से देखिए। वी डिड इट। नरेंद्र मोदी और दो जो लीडर हैं, यूरोपियन लीडर्स हैं, वो आके कह रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं कि वी डिड इट। तो कितनी बड़ी सफलता है और कितना कहना चाहिए कि एप्रिसिएशन इस बात के लिए है पूरे संसार में कि नरेंद्र मोदी के एक्टिव पार्टिसिपेशन से यह इतनी बड़ी डील हुई है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और रही बात इसकी रिपब्लिक डे गिफ्ट की, तो स्वाभाविक है आज सारे राष्ट्र में खुशी का माहौल है। चीज़ें सस्ती होने से, कारें सस्ती होने से और बहुत सी दूसरे प्रोडक्ट टेक्सटाइल सस्ते होने से तो देश में उत्सव का सा माहौल है इस समय, इस डील के कारण से है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कमर्शियल डील के कारण से आम आदमी प्रभावित है, आम आदमी के मन में उत्साह आया है। तो कुल मिला के क्या है, ये एक और तगमा है जो नरेंद्र मोदी के लिए है। दिस इज ऑल। सर, जो डील 18 सालों से सिर्फ बातचीत के रूप में थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने फाइनल रूप दिया, जिसे मोहर लगाई, तो एक झटके में जो डील हुई उसको आप कैसे देखते हैं? इट नरेंद्र मोदी इज मिरेकल, क्योंकि नरेंद्र मोदी डिसाइसिव हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में 2007 में डील की बात चली थी, 15 बैठकें हुई, परिणाम नहीं निकला। मोदी ने अपने हाथ में बीड़ा लिया इस डील को फाइनल करने का। परिणाम आपके सामने हैं। उन्होंने जो उनके मुख्य ट्रबल शूटर्स हैं, इस डील के जो फॉर्मेट हैं, उसमें आपके विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं, इनको ये समझाने की कोशिश की होगी। ऐसा मेरा मानना है कि बी प्रैक्टिकल, बी फ्लेक्सिबल, दुनिया में ओपन करना है हमें। 27 देशों में भारत का द्वार खुलने से भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। इनफैक्ट वी आर इन्वेस्टिंग इन ईच अदर्स फ्यूचर। ये सब बातें उन सब के समझ में आई और प्रधानमंत्री के मैंडेट को उन्होंने पूरा किया। अब सवाल ये उठता है कि ये डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में क्यों एग्जीक्यूट हुई, क्यों पूरा हुई, क्यों कंप्लीट हुई? तो वही देखो, ये है नरेंद्र मोदी तकदीर लिखा के लाए हैं। जितने मुश्किल काम है, जितने असंभव काम है, वो उनके हाथ से होते हैं। फिर चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, तो उसी श्रृंखला में यह डील एक और कड़ी है, ये माना जाना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है, यह संसार की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, इसे कहना चाहिए संसार की सबसे बड़ी। और आप देखिए संसार की सबसे बड़ी डील किस तरह से है कि एक्चुअल कहा जाए तो ये नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक, नाउ ही इज ब्रिजिंग ग्लोबल मार्केट्स। नरेंद्र मोदी जो है, और बड़ी इस मायने में है
कि आप देखिए 27 देश, इधर 140 करोड़ लोग, कुल मिला के 200 करोड़ लोगों की आबादी, 2 अरब लोगों की आबादी का एक स्पेक्ट्रम है, एक एरिया है वहाँ पे जो है। और संसार की जो कुल जीडीपी है उसका 25% ये डील कवर करती है। और संसार से मतलब ईयू का, और ये जो है तो ईयू का जो इसमें जो शेयर है संसार के इसमें ट्रेड में वो 25% है। 25% तो है जीडीपी और 33% है मार्केट शेयर टोटल उनके ट्रेड के अंदर। और ऐसा माना जा रहा है कि आज जो ट्रेड है ईयू और भारत के बीच में वो 120-130 बिलियन डॉलर है। उसे अगले 5 वर्षों में बढ़ा के 200 बिलियन टारगेट करने का प्रस्ताव है। तो महत्वाकांक्षी डील है और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था के द्वार इन 27 देशों में जो खुलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का और पुनर्निर्माण होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। जैसे सर यह बताइए कि भारत में आम लोगों के लिए इस एफटीए डील का क्या मैसेज है? आम लोगों का मैसेज यही है एक तरह से कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार कर मुक्त हो गया है। 99% जो ट्रेड है, कमोडिटीज़ है, वो टैक्स फ्री हो गई हैं। दूसरा मैसेज सबसे बड़ा ये है, सारी जो लग्जरी कार्स हैं 16 लाख से ऊपर वाली, वो सारी जो है सस्ती हो गई हैं। चाहे मर्सिडीज़ है आपकी, चाहे मर्सिडीज़ के साथ में आप देखिए लैंड ग्रोवर है, BMW है, ऑडी है। कोई कार अगर 4 करोड़ की थी तो आज 3 करोड़ की पड़ेगी। सीधा 1 करोड़ का जंप है। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जंप, 1 करोड़ तक का जो रिलीफ है वो इस डील से मिला है। तो बड़ा उत्साह है लोगों के मन में। हालांकि मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके मन में उत्साह है जिन्होंने कोई मर्सिडीज़ का सपना नहीं लिया था, आज सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा सा इंतजाम और कर ले तो मर्सिडीज़ ले सकते हैं। तो पूरे देश में क्रेज़ आ गया इस डील से, मर्सिडीज़ लेने का, BMW लेने का, और लोग और दूसरे काम छोड़ के इस काम में लग गए हैं। एक तरह से उत्साह है इकोनॉमी के प्रति, जिसे कहना चाहिए। तो कारों का हुआ, उसके बाद में फिर वाइन का है। 150% से लेकर के अब 30-35% पे आ गया है। बियर 50% सस्ती हो गई है। चॉकलेट्स हैं, फिर इसके अलावा आपके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है $263 बिलियन है, अब वो मोर और लेस टैक्स फ्री हो जाएगा। इसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी $69 बिलियन है, मोर और लेस टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके साथ में फिर क्या है कि आपके रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फिर फार्मा हैं। तो कुल मिला क्या है कि सब चीज़ें सस्ती होने का एक माहौल, जो महंगाई की मार लोग कहते थे, इस एक डील से उस महंगाई की मार को कंट्रोल किया गया है। और अधिकांश चीज़ें जो है ना अब सस्ती हो जाएंगी। अधिकांश चीज़ें टोटली बिल्कुल जिसे कहना चाहिए बहुत ही कम दामों में, मतलब एक जो मेजर कर्टेलमेंट है प्राइस के अंदर, मेजर रिलीफ जो है वो आपको देखने को इसे मिलेगा। और बेसिकली देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि दिस डील विल पुश ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपोर्ट्स। और भारत जो है एक्सपोर्ट का एक बेस बन सकता है, बड़ा एक्सपोर्ट, कारों का एक्सपोर्ट हो, व्हीकल्स का एक बेस बन सकता है यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या है कि ये डील भारत की अर्थव्यवस्था में नए प्राण फूंकेगी। और ख़ास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो सेक्टर मैंने बताए हैं, इन सेक्टर में आपका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा पहले की तुलना में, ऐसा माना जाता है। सर, इस डील को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि संसार के दूसरे देशों के लिए और विशेष तौर पर ट्रम्प के लिए क्या मैसेज है? देखो, संसार के लिए तो मैसेज एक ही है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भारत की भाषा में बटोगे तो कटोगे, ठीक है। और ट्रम्प के लिए मैसेज है वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर, वट एवर यू डू। ये 2 मैसेज हैं बेसिकली। सर, अक्सर ये चर्चा हमने सुनी है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ कि ट्रम्प इतनी तरह की बातें करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, इतने स्टेट्समेंट दे देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी रिप्लाई नहीं करते। लोग कहते हैं कि क्यों, कब जवाब दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी एक्शन से रिप्लाई करते हैं, शब्दों से रिप्लाई नहीं करते। उन्होंने बहुत बड़ा रिप्लाई कर दिया इस डील को साइन करके, वी डोंट बॉदर इन ए वे, जो है ठीक है, रिप्लाई कर दिया उन्होंने। फिर क्या, नरेंद्र मोदी जो क्राइसिस है, कंस्ट्रेंट्स जिसको कहते हैं, रेस्ट्रेंट्स जो हैं, उनके साथ काम करते हैं। वो कठिनाइयों के बीच में काम करते हैं, चुनौतियों के बीच में काम करते हैं। अब ये चुनौती थी तो डील को उन्होंने किया। आप देखिए जो है, तो ट्रम्प को जितना अच्छे से नरेंद्र मोदी ने पढ़ा है, संसार में शायद किसी ने नहीं पढ़ा है। अपेरेंटली कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रम्प हमें हिमुलेट कर रहे हैं, ट्रम्प मानते नहीं हैं, ट्रम्प हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी मास्टरमाइंड डिप्लोमेट हैं। अल्टीमेटली आप देखना, वो जो सब टैरिफ हैं घटेंगे, बढ़िया डील होगी
और उस दिन आप कहेंगे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जवाब नहीं देके अच्छा ही किया। सर, इन कंटिन्यूएशन टू दिस क्वेश्चन ओनली, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक डील के साथ साथ कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी आई हैं। आप कैसी चुनौतियां देखते हैं इसमें? चुनौतियां ऑफ कोर्स हैं, बहुत बड़ी डील है। एक तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कई प्रोसीजर पार करने होंगे। पहले तो लीगल हैसल्स हैं, लीगल बैटल्स हैं, उनको करना होगा। फिर क्या है कि काउंसिल जो है, यूरोपियन काउंसिल, उसमें डील को क्लियर करना होगा। फिर 27 राष्ट्रों की जो पार्लियामेंट है उसे रेटिफाई कराना होगा। तो इन सब में समय लगता है। प्रयास ये कर रहा है भारत कि 1 साल के अंदर ये डील इम्प्लीमेंट 2027 से चालू हो जाए, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है। फिर कार्बन टैक्स की चुनौती है और एक चुनौती पोल्यूशन की भी है देखा जाए तो। लेकिन कुल मिला के ये है कि मुख्य चुनौतियाँ जो थी उनको भारत पार कर चुका है और अब ये प्रयास है नरेंद्र मोदी का कि जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके इस डील को ऑपरेशनलाइज किया जाए। सर, भारत और यूएस राष्ट्र के बीच में जो 13 समझौते हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समझौते तो अद्भुत हैं। बेसिक आइडिया ये है, जिसे कहना चाहिए टू रीइंफोर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूरोप एंड इंडिया जैसे है। और समझौतों की बात अगर करते हैं, बेसिकली मोटे मोटे समझौते अगर हम देखें तो आपका ये फेयर ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही, एक चमत्कारी समझौता है, अपने आप में वाइटल समझौता है। फिर आप देख लीजिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कुछ रिजर्वेशंस थे यूक्रेन और गाजा को लेके, लेकिन सॉर्ट आउट किए लोगों ने बैठ के जो है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, इनोवेशन की बात है, स्पेस कोऑपरेशन की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है। तो कुल मिला के क्या है कि बहुत अच्छे समझौते हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि समझौते उन्हें लागू करने के इरादे से हुए हैं। सबके चेहरे पे, सबकी भाषा में जो है ना, उसे जो एक जो मैसेज है वो ये कि वी आर सीरियस, वी आर कमिटेड टू ऑल दीज 13 एग्रीमेंट्स जो है। तो ये सब अच्छे एग्रीमेंट हुए। भारत और ईयू का कैसा है व्यापार संतुलन? संतुलन भारत के पक्ष में है, पॉजिटिव है, प्लस है। ट्रेड डेफिसिट नहीं है उसके अंदर जो है। मैंने पढ़ा कोई 75.8 अरब डॉलर का है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहाँ से 60.7 समथिंग का। तो 15 अरब डॉलर का एक पॉजिटिव जो है ना चीज़, जो पॉजिटिव मतलब प्लस जो है वो बैलेंस है एक तरह से भारत और उनके बीच में। और ऐसा अनुमान मैंने पहले भी कहा है कि 5 वर्ष में ऐसी आशा है कि 200 बिलियन डॉलर का व्यापार इनमें हो जाएगा। तो एट द मोमेंट जो है ट्रेड बैलेंस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ एनी वरी, वी आर इन बेनिफिट, वी आर बेनिफिशियरी। सर, पीएम मोदी ने ये जो ईयू राष्ट्र के साथ में मोबिलिटी पैक्ट किया है, इसके क्या क्या लाभ होंगे? कौन सा बता रहे हैं आप ये? सर, मोबिलिटी पैक्ट। हाँ, मोबिलिटी पैक्ट। इट विल ओपन मेजर डोर्स फॉर प्रोफेशनल्स। आप देखिए जिससे जो है, तो एक तो इसमें क्या है कि अनटेप्ड मूवमेंट होगा। छात्रों का है कि जितने चाहे आप जा सकते हैं, छात्र वीज़ा का इशू नहीं है, ट्रम्प का इशू नहीं है, इज़ ए न्यू ओपनिंग जो है। फिर क्या, अगर आप वहाँ जाएंगे ग्रेजुएशन करेंगे तो 2 साल के लिए आपको सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जो है, पोस्ट जॉब कुछ काम वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि ग्लोबल मोमेंट है ये। इस समय राहत की बात है क्योंकि ट्रम्प के वीज़ा के कारण से और ट्रम्प का जो सिस्टम है उससे लोग इतने परेशान हैं कि एक आशा की किरण है ये डील कि चलो अमेरिका नहीं जाएंगे तो यूरोप में चलते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जो है ये जो मोबिलिटी डील है इज़ वेरी एंथुजियास्टिक। सर, जब भारत में यूरोपियन देश निर्मित कारें या फिर अदर प्रोडक्ट सस्ते दर में मिलने लगेंगे तो क्या इंडियन कार मेकर्स को इससे नुकसान नहीं होगा? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पीपल मस्ट कम्पीट टू सर्वाइव, 1। सेकेंड इसमें है कि सेफ्टी प्रोविजन ये है, इसके अंदर सेफ गार्ड इस डील में ये है, ओनली नेटिव यूरोपियन कार मेकर्स विल गेट दिस रिलीफ। नॉन रेजिडेंट, जिसे कहना चाहिए नॉन यूरोपियन कार मेकर्स will not be allowed to have this relief, and topic ends. सर, अगर यूरोपियन कंट्रीज के अलावा चीन, अमेरिका, जापान की जो कार्स हैं अगर वो इंडियन मार्केट में फ्लड हो जाती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसके 2 कारण हैं। पहला तो मैंने कहा ना आपसे, जो सुरक्षा कवच दे दिया है कि केवल नेटिव कंट्रीज अलाउ हैं, नॉन ईयू कंट्रीज हैं वो अलाउ नहीं है वहाँ पे जी। दूसरा क्या है कि अब भारत एक बड़ा अपने आप में हब बनने जा रहा है, ये कम्पीट करेगा चाइना से और इसके साथ में, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और फिर क्या है, मार्केट जितना बड़ा होता है ग्राहक उतना बड़ा आता है। कभी कभी आप देखते हैं बाजार में कि एक कपड़े की दुकान होती है, दूसरी दुकान खुलती है तो कहता है देखो मेरा नुकसान होगा, अल्टीमेट मालूम पड़ा पूरा बाजार ही कपड़े का हो जाता है और सारा बाजार चलता है दैट वे जो है। तो कोई इसमें इस तरह की चुनौती नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी द गेनर और दे विल बी इन प्रॉफिट, ऑल दीज पीपल। सर, ये जो
सर ये जो ट्रेड डील थी उससे पहले ही भारत के 87% जो एक्सपोर्टर्स थे उनकी टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया, तो जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उस पर इसका क्या इफेक्ट होगा? वो एक चिंता का विषय है। पीएसपी का एक प्लान था, उसको 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया उन्होंने। उसका मतलब ये है कि जो टैक्स की छूट मिलती थी वो 87% लोगों को नहीं मिलेगी। अर्थात क्या है कि महंगे हो जाएंगी कीमतें, टैरिफ महंगा हो जाएगा, हायर हो जाएगा जो है। फिर दूसरा ये कार्बन का इशू है। तो इट्स ए रियल पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। लेट अस सी, जितनी जल्दी डील एग्जीक्यूट होगी उतनी जल्दी इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो लेट्स होप। सर इस ऐतिहासिक डील के बारे में आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कहा कि इट्स ए ग्लोबल गेम चेंजर डील एंड द एजेंडा विल इशू क्लियर डायरेक्शंस टू accelerate the process of innovation, shared wealth and shared prosperity, technology and all other things। उनके मन में ऐसा है कि बहुत बड़ा काम ये हुआ है, जो सच भी है। इसलिए उन्होंने बेसिकली कहा है कि ग्लोबल गेम चेंजर होगी ये डील जो है। तो वी ऑल एग्री टू दिस। सर अगर इसी तरह अमित शाह की बात करें, निर्मला सीतारमण की बात करें, डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उन्होंने इस डील के बारे में क्या कहा? अमित शाह ने कहा इट्स ए डिफाइनिंग मोमेंट फॉर इंडियन ट्रेड। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि इट रिफ्लेक्ट्स द डिप्लोमेटिक विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गेन द अल्टीमेट गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत वाया बैलेंस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल अप्रोच। ये उन्होंने कहा। सीतारमण का तो है ही, वो कहती हैं इट्स ए हिस्टोरिक डील दैट वे। उन्होंने पीयूष गोयल की भी तारीफ की है। और उसके आगे किसका नाम लिया आपने? सर योगी आदित्यनाथ का। हाँ, योगी आदित्यनाथ का। आई थिंक ही वॉज ऑलमोस्ट द ओनली चीफ मिनिस्टर जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में जो है। और लोगों ने पसंद किया इस बात को कि एक रीजनल चीफ मिनिस्टर जो है वो नेशनल इस तरह के इश्यूज़ में अपना कंसर्न शो करता है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा अब इस समय तो है ना कि ब्रांड, आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, मार्केट की बात कर लीजिए। और खुद अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि योगी ने यूपी को बदल दिया है जो है। तो खुद कहा चीफ मिनिस्टर यूपी ने, उन्होंने कहा कि 4.6 लाख करोड़ जो हैं, मतलब 4.6 लाख करोड़ जो हैं, वो बेनिफिट जो है, इस अमाउंट का बेनिफिट जो है जो लोग लेबर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं यूपी के अंदर, उनको इससे मिलने वाला है। और उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो हिज स्टेटमेंट वाज वेलकम्ड बाय द इंडस्ट्री। और इन सब लोगों ने इसी तरह से अपनी बात कही है। बट देयर इज ए ओवरऑल मोमेंटम अबाउट द सक्सेस ऑफ द डील। सर यूरोपियन यूनियन और भारत की जो डील हुई, इसके पूरी प्रक्रिया में आप उद्योग मंत्री का क्या रोल देखते हैं? पीयूष गोयल का किस तरीके से रोल रहा? ही इज ए साइलेंट परफॉर्मर। पिछले 6 महीने से इसी काम में लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसी काम में लगा रखा था जो है। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ही इज़, जिसे कहना चाहिए, प्रॉक्सी फाइनेंस मिनिस्टर जो काम था जिस तरह का। लेकिन क्या वहाँ टीम काम करती है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है नरेंद्र मोदी के रोल में। और नरेंद्र मोदी के रूल में ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं होने के कारण से क्या है कि सब काम जिसको दिया जाता है उस काम को उसी ढंग से करता है। तो पीयूष गोयल की बड़ी सक्सेस है। और पीयूष गोयल को वैसे भी क्या है कि FTAs का मास्टर कहा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है 8 ऐसी FTA डील करी हैं जो किसी भी वित्त मंत्री के पहले के कार्यकाल में नहीं हुई हैं। तो ही इज़ आल्सो एंथुसियास्टिक बट ही इज़ लो प्रोफाइल एट द मोमेंट। वो ज़्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। उसमें जो है ज़्यादा पिक्चर में आपको विदेश मंत्री दिखाई देते हैं। बट एक्चुअल डील का जो फाइनेंशियल पार्ट है उसका जो है वो सारा वित्त मंत्री और बेसिकली पीयूष गोयल ने किया। और खुद वित्त मंत्री ने पीयूष गोयल के काम की तारीफ की है। तो जैसे कहना चाहिए, मतलब ही इज़ वन ऑफ द मास्टरमाइंड पीपल बिहाइंड दिस डील। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए भारत पहुंचे EU की चेयरमैन उर्सुला वॉन डर लेयन और साथ ही EU काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। उनका जिस तरीके से स्वागत किया, उनको मान सम्मान दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? मोदी इज़ ए मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, मोदी इज़ ए मास्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। वो लोग आए, भारत बहुत क्रिटिकल थे यूरोपियन मिशन में। एक प्रेसिडेंट था, एक काउंसिल का चेयरमैन था जो है। तो वो जो गए यहाँ से गदगद होके गए नरेंद्र मोदी के व्यवहार से, उनके आत्मसम्मान से, उनके रिसेप्शन से। तो आप देखिए, पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे वो लोग मुख्य अतिथि थे। तो खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है कि EU के लीडर से आज हमारे इस फंक्शन के मुख्य अतिथि हैं। और उन्होंने कहा कि ये भी इतिहास का ही एक और महत्वपूर्ण पल है कि संसार की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ रही हैं और आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिख रही हैं। और फिर इसके बाद राष्ट्रपति भवन में
उनके सम्मान में रात्रि भोज हुआ, तो गदगद थे वो। तो कुल मिला के क्या है, और नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी आपसे कहा ना, ब्यूरोक्रेसी का रोल समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी ट्रंप की होती है, काम नरेंद्र मोदी लेते हैं, और ब्यूरोक्रेसी ब्रसेल्स की होगी, काम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं इन ए वे। तो गदगद होके गए हैं, तो अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। सर, यूथ यानी नौजवान के लिए क्या क्या फायदे हैं इस पूरे डील से? प्रधानमंत्री ने कहा है, इट विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? सबसे बड़ी बात तो मैंने वीज़ा वाली बात आपको बताई है। सारा यूथ ट्रम्प से परेशान है, तो एक सेकंड विंडो खुल गई है, इजी वीज़ा, जितने जाइए, जितने चाहें उतने लोग वहाँ पे जाइए। दूसरा, मैंने आपको रोज़गार की बात कही है कि उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल बाद आपको रोज़गार भी वहाँ पे दैट वे मिलता है। तो युवा पीढ़ी में उत्साह है इस तरह का कुल मिला के। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अमेरिका से निराश हो गए हैं, वहाँ के रूल से, वहाँ के वीज़ा सिस्टम से, डिपोर्टेशन सिस्टम से, तो वो लगता है इस तरफ मुड़ेंगे, यूरोप की तरफ मुड़ेंगे। तो ये उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर, क्या ये सच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया अभियान है, इस प्रयास से इसे और ज़्यादा ताकत मिलेगी? ऑफ कोर्स, इंडिया इज़ गोइंग टू ए मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब इन प्लेस ऑफ चाइना इन दिस कंटिनेंट। आप देखिए, तो निश्चित तौर पे मेक इन इंडिया होगा। फिर दूसरा क्या, 99% प्रोडक्ट्स जो हैं एक तरह से वो टैक्स फ्री हो गए, ड्यूटी फ्री हो गए वो जाने के लिए। तो बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। उत्पादन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो इंडिया मेड इन इंडिया का तो इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है, पुश मिलना स्वाभाविक है। और ये मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ इस डील के बाद में, इन टोटलिटी जब मैं रिव्यू करता हूँ इकोनॉमिक सिचुएशन को, कि भारत अब बहुत अग्रणी देशों में है। भारत अब लीडर है। नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप वो खाली पॉलिटिकल नहीं है ग्लोबल लेवल पे, वो फाइनेंशियल लीडरशिप, इकोनॉमिक लीडरशिप भी नरेंद्र मोदी की है। इसलिए आज भारत को जो है ना उस निगाह से देखा जाता है। यूरोपियन देश भी आए हैं अगर यहाँ पे, उनकी अपनी मजबूरियाँ अलग बात है, लेकिन बड़ा सम्मान का भाव और बड़ा आदर का भाव लेके यहाँ आए हैं। और सबके मन में कहीं न कहीं भाव रहा है कि वही वाली बात कि मोदी है तो मुमकिन है, अर्थात ब्यूरोक्रेसी में डील अटकेगी नहीं, फाइलों पे डील अटकेगी नहीं, मनमोहन सिंह की तरह 15 बैठकें नहीं होंगी बिना किसी परिणाम के, डिसाइसिव डिसीजन होंगे। सो दिस इज ऑल। सर, अमेरिका का मानना है कि इस डील में भारत को ज्यादा फायदा हुआ है, इसके मायने क्या है? वैसे तो विन विन सिचुएशन है, प्रधानमंत्री ने कहा कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि इंडिया इज ए गेनर, दिल्ली इज ए गेनर। तो मान के चलना चाहिए कि जो कूटनीति है प्रधानमंत्री की और जो उसका जो कैलकुलेशन हुआ है डील का, वो भारत के पक्ष में हुआ है, जिसको शायद यूरोप ने हो सकता है एहसास नहीं किया हो। अमेरिका ये स्मार्ट ऑपरेटर, उन्होंने एहसास कर लिया है, बयान भी दे दिया है कि दिल्ली इज ए गेनर। सो फाइन, तो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट एंड सेलिब्रेट दिस मोमेंट ऑफ सक्सेस, जिसमें कि डील हमारे पक्ष में है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वो रेड लाइन खींची कि किसान, एग्रीकल्चर, उनके हितों की रक्षा करते हुए इस पूरी डील में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग रखा। इसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपना वादा निभाया, देश के किसानों से वादा किया था कि आपके हितों का नुकसान नहीं होने दूंगा। ट्रंप को 2 टूक कह दिया था, आपकी डील के अंदर ये डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होंगे, अंत तक उसी पे अड़े रहे। और अमेरिका के साथ वो डील होगी तो मान के चलिए ये 2 सेक्टर उस डील में नहीं होंगे। उसी का एक एक्सपेरिमेंट कहिए, ट्रायल कहिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन इस डील में करके दिखाया है। ही हैज स्टूड बाय हिज कमिटमेंट। तो पूरे देश के किसानों में और डेयरी सेक्टर में, विशेषतः किसानों में जो है मोदी की जो लीडरशिप है उसके प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है इस घटना से। सर, दिसंबर 2025 में भारत ने जो 7.8% IIP ग्रोथ दर्ज की, फिर उसके बाद 2026-27 से पहले जब बजट को लेकर इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, यूरोप के देश में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या मैसेज गया इन नंबर्स के साथ? इट मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। उन्होंने सोचा भारत इतनी तरक्की कर रहा है, जो अच्छे राष्ट्रों में 7% की GDP नहीं आ रही। इस साल का जो अनुमान है 6.8 से 7.2 है, एवरेज मानोगे तो 7 मानो। 7% की ग्रोथ रेट अगर GDP भारत में है, अद्भुत, एज कम्पेयर टू एनी अदर नेशन एट द मोमेंट, जिसे आप कहते हैं। और सीतारामन ने कहा है कि वी आर मूविंग टू ए ब्राइट टुमारो, जो है जहाँ क्या संसार के अधिकांश देशों में इंक्रीजिंगली डार्कनेस है, अंधेरा है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये डील जो है आज तक के सारे इतिहास में जो है इतनी अच्छी डील नहीं हुई, संसार की सबसे बड़ी डील है। और उन्होंने कहा कि वी आर द गेम चेंजर। और दूसरा कहा है कि ये जो डील है ये भारत के आने वाला कल है, ब्राइट फ्यूचर भारत का जो है वो डील ये है।
सर, पिछले कुछ महीनों में हम लगातार देख रहे हैं कि सोने और चांदी के दामों में बड़ी अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। ये सब जो चल रहा है, क्या ये भारत की मजबूत इकोनॉमी के संकेत हैं? भारत की मजबूत इकोनॉमी और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के संकेत हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के संकेत हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी होता है। भारत में आज 12 वर्षों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और आगे भी लगता है मुझे 8, 10, 12 साल तो चलेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबसे बड़ा जो है। एक बार फिर से बोलेंगे क्वेश्चन? सर, मेरा सवाल ये है कि ये हम शेयर बाजार में जो इजाफा देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण से क्या है कि मार्केट आगे बढ़ता है, शेयर मार्केट है तो बढ़ता है। बीच में 86,000 तक पहुंच गया था जो है, आज शायद 82,000 समथिंग था। सोने की बात कर लीजिए आप, तो सोना क्या है कि पिछले 4 साल में जो है वो 4 गुना बढ़ा है। 82,000 समथिंग 10 ग्राम पे होता था सोना, जो है आज 1.84 समथिंग 1.74 इस तरह से हो गया है। तो कुल मिला के क्या है कि 2.5 गुना बढ़ा सोना। चांदी 4 गुना बढ़ी। चांदी आज 4 लाख का रेट था, कल 374 थे, आज 60-65 हज़ार गिर गई। स्टोरी वगैरह परेशान हो गए हैं। सब लोग सोचते हैं खरीदेंगे बेचेगा कौन कल को, तो मार्केट है ना, और लोगों के मन में डर भी है कि जो जितना बढ़ता हो तेजी से उतना गिरता भी है, दैट वे जो है। पर आप देखिए इंडिया ने क्या रिकॉर्ड बनाया इकोनॉमी ने कि 4 साल में चांदी का भाव 4 गुना, अर्थात 400% एस्केलेशन, जो दुनिया के किसी काम में किसी धंधे में नहीं है वहाँ पे जो है। और शेयर मार्केट का उछाल तो आप देख ही रहे हैं। आज शायद 20-22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डीमैट कार्ड जो है उनका उस पर वहाँ पे आ गए हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, सोना चांदी के बढ़ते भाव और ये शेयर मार्केट, ये भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत हैं, जिसका क्रेडिट मेनली नेचुरली लीडरशिप अर्थात प्राइम मिनिस्टर को जाता है। सर, आखिर ये डील लागू कब होगी? देखो, लागू होने में तो निश्चित तौर पे नहीं कहा था। ब्रॉडली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन 2027 इटसेल्फ इन ए वे। कारण क्या है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो सिस्टम है पीएमओ का, जो मॉनिटरिंग करता है, बहुत डायनेमिक सिस्टम है। और नरेंद्र मोदी खुद का जो कंट्रोल है, जो मॉनिटरिंग है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। केवल इसी आशा के साथ कि उनका मॉनिटरिंग और उनका जो वर्किंग है पीएमओ का मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है रिमोट कंट्रोल का, वो इतना इफेक्टिव है कि वो पल पल इस डील को मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे विद हिज पर्सनैलिटी, जो ओरा है प्राइम मिनिस्टर का, उसको यूरोप में यूज़ करके दूसरे कंट्री के साथ में इंश्योर करेंगे पूरे तौर पे उसको। खासकर नीचे जो नंबर 2 लीडरशिप है, पीयूष गोयल, सीतारमन विदेश मंत्री, ये जो है, ये सब लोग इंश्योर करेंगे कि डील 2027 में लागू हो जाए, ताकि 2029 का चुनाव हो तो डील काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हो, दैट वे है। तो मोटे तौर पे नहीं कह सकते कि भी क्या होगा, लेकिन एक स्पेसिफिकली ये कहा जा सकता है कि 2027 में डील काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। सर, इस डील से क्या चीन और बांग्लादेश को भी कोई चुनौती है? बिल्कुल है। जो टेक्सटाइल का मार्केट है उसमें 50% जो है बिजनेस एक्सपोर्ट जो है वो चीन और बांग्लादेश का है। अब भारत खड़ा हो गया बराबर में आके, आप देखिए। और इसी तरह से वहाँ जो है वियतनाम के साथ था, तो भारत टक्कर देगा बिकॉज ऑफ दीज रिड्यूस टैरिफ्स और ज़ीरो टैरिफ्स जो है। और ऐसा माना जाना चाहिए कि चीन और बांग्लादेश और वियतनाम का जो 50% का टेक्सटाइल का धंधा है वो इन ईयर और 2 वो भारत में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है। सर, क्या युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने वाले टर्की को भी इस डील में शामिल किया गया है? नहीं, शामिल नहीं किया गया। वैसे क्या है कि टेक्निकली टर्की इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन मिशन, यूरोपियन कमीशन जो है। उसका कारण क्या, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी कि वो एशियन कंट्री भी लगता है और EU कंट्री भी लगता है, लेकिन पॉलिटिकली जो है उसको एशियन कंट्री माना जाता है। तो उसने 1987 से आवेदन कर रखा है लेने का, लेकिन शायद इंडिया का रिजर्वेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका रोल भारत के लिए अच्छा नहीं था। हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, ड्रोन सप्लाई कर रहे थे, तो एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते हैं इसको। अब धीरे धीरे संबंध सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है भारत के इस विरोध के कारण से जो है वो अभी शामिल नहीं है और आगे निकट भविष्य में शामिल होने की भी संभावना दिखाई नहीं देती है मुझे। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया EU डील के बाद अमेरिका जबरदस्त तनाव में, और इसी वजह से लंबे समय से अटकी हुई इंडो USA ट्रेड डील अब जल्दी ही हो जाएगी? एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रम्प इज अंडर इमेंस प्रेशर not only to sign this deal at the earliest, but also to go back on his announcement of 25% extra tariffs on account of purchase of Russian oil, जो लगता है मुझे एक ऐसा झटका नरेंद्र मोदी ने इस डील का दिया है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं झटका
धीरे से जोर का दिया है, कुछ ऐसे कहते हैं हम उसको जो है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, गोली यहाँ चली लगी जाके वहाँ देवास में, जहाँ इकोनॉमिक सम्मेलन हो रहा है, डाबोस में जहाँ इकोनॉमिक सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे जो है, वहाँ ट्रंप ने इस डील को देखा तो ये कहा, वित्त मंत्री से बयान दिलवाया कि हम बहुत जल्दी 25% जो एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। एक इंडिकेशन है। वैसे ट्रंप इज़ ए यू टर्न ट्रंप, वैसे भी होना था, तो खैर उन्होंने कहलवाया। दूसरा फिर ये एक बयान दिया उन्होंने वहाँ पे कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो एक शानदार व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, हम जल्द उनके साथ एक अच्छी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर दिख रहा है ना सामने अपेरेंटली। हालांकि ट्रंप को कोई ट्रस्ट नहीं करता इंडिया में, ऐसा वो 6 बार कह चुके हैं, इस तरह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपेरेंटली हुआ है कि डील से झटका लगा है उनको और इमीडिएटली उन्होंने बैक ट्रैक किया है उस एक्स्ट्रा 25% से। और ये डील अब मुझे लगता है हरदीप पुरी ने भी कहा है, पीयूष गोयल भी कह रहे हैं, सीतारमन भी कह रही हैं, अब ये डील होने वाली है, एनी डे और एनी मोमेंट जिसे हम कहते हैं। फिर देन यू नेवर नो ट्रंप, विम्सिकल ट्रंप एट द लास्ट मोमेंट वो क्या कर ले नहीं कह सकते। बट अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिकेशंस वी आर गोइंग टू साइन दिस डील इन ए मंथ और सो, ऐसा लगता है। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस ट्रेड डील पर ट्रंप की टैरिफ धमकियां और दबाव की छाया शैडो है? ऑफ कोर्स है, आप देखिए बिल्कुल है, लोग परेशान थे सारे, और शैडो और छाया केवल इतनी हुई है, इट हैज़ एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द डील ऑन द पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, नॉट ऑन इंडिया। इंडिया तो किसी दबाव में आता नहीं है, इंडिया को प्रेशर होता नहीं है, उन राष्ट्रों पे प्रेशर था, सब परेशान थे किसी कारण से, और उन्होंने कहा कि ट्रंप टैरिफ से आगे निकल रहे हैं, हमारी स्वायत्ता पे हमला कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता पे हमला कर रहे हैं, तो चाहते थे जल्दी डील हो। इसलिए बहुत सारे मामलों में भारत के साथ जो मुद्दे थे उनको उन्होंने ख़त्म किया और आगे बढ़ के इस डील को किया। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देयर हैज़ बीन ए ट्रंप शैडो ऑन दिस डील एंड प्रेशर ऑन यूरोपियन कंट्रीज, नॉट ऑन इंडिया, बट अल्टीमेटली क्या है, द डील हैज़ बीन साइंड। कहते हैं ना, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा, जो है ये। तो दिस इज फाइन, डील हैज़ बीन साइंड इवन अंडर प्रेशर ऑन यूरोपियन कंट्रीज, वी डोंट माइंड। सर, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जो निमंत्रण भेजा है, उसे आप कैसे देखते हैं? वन मोर फनी जेस्चर, ऐसी क्या ये हैसियत है प्रधानमंत्री की हमारे, जो ग्लोबल लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिनसे रशिया मांगता है मध्यस्थता, यूक्रेन मध्यस्थता मांगता है, और आप खुद भी कहते थे मेरे शानदार मित्र हैं। पहले वाले आपके प्रेसिडेंट ये कहते थे कि उनको मैं सलाम करता हूं और उनसे समय लेना है मुझे, जो है इज़ ए जॉक जिसे कहना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी बुरा नहीं मानते इन बातों का, कहना चाहिए फुलिशली यूएनओ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक पीस बोर्ड बना के। क्या क्या करोगे, कितने झूठे वादे करोगे, कितने नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, कितने ऊक चूक बातें करोगे। दिस इज वन मोर ऊक चूक अनाउंसमेंट ऑफ ट्रंप। इंडिया अंडरस्टैंड्स, इसलिए मेरे विचार से भारत ने शायद अभी कुछ कोई ठोस जवाब नहीं दिया होगा, और यही आया होगा कि इट्स अंडर कंसिडरेशन, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स, अंडर कंसिडरेशन फॉर ईयर्स टुगेदर, नो वरी। सर, डोनाल्ड ट्रंप कई बार अलग अलग कंट्रीज को टैरिफ की धमकी दे चुके हैं, और अभी कनाडा को जो 100% टैरिफ की धमकी दी है, आपको क्या लगता है कारगर होगी? बिल्कुल कारगर नहीं होगी, बिकॉज इज बेसिकली यू टर्न ट्रंप, जो है धमकी दे दी, उनको हिमुलेट कर दिया एक बार, ठीक है। उनके जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको कह तुम मेरे गवर्नर हो, ये मेरा 56वां राज्य है, ऑल पुलिस जो है ये। फिर कह दिया मैं 100% टैक्स लगा दूंगा। अरे भाई 75% तो उसके एक्सपोर्ट्स हैं ना, आपको ही आते हैं, यूएस में आते हैं, कहाँ अफोर्ड कर पाओगे, और कहाँ वो अफोर्ड कर पाएगा। तो वो भी अब एंजॉय कर रहे हैं, पहले वो सीरियसली लेते थे, परेशान होते थे कनाडा वाले, अब वो कहते हैं ठीक है हो जाएगा ये। नाउ यू वेट फॉर द डे व्हेन ट्रंप बैक ट्रैक्स ऑन दिस अनाउंसमेंट ऑफ कनाडा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि दुनिया में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स को एक हथियार माना जा रहा है, तब वो इशारा किसकी तरफ कर रहे होते हैं? ऑफ कोर्स ट्रंप की तरफ है। आप देखिए, अमेरिका और अपने परिवार के हितों के लिए, जिसे कहना चाहिए अमेरिका के हितों का तो नाम है, खुद अपने परिवार के हितों का नाम है। तो चाहे पाकिस्तान हो, वो देखिए, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो यूक्रेन की बात करें, चाहे किसी और कंट्री की, अभी ईरान की बात करें, ईरान में तो खैर मिनरल्स का कोई ज़्यादा इशू नहीं, ऑयल की बात आती है यहाँ पे जो है। तो अभी ये ग्रीनलैंड क्या आपका
ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड की बात करें, सब उनके दिमाग में एक चीज थी, ऑयल ऑयल ऑयल। ठीक है, एक कार्टून छपा था पूरा, ट्रम्प है ना, ऊपर से तक काले रंग के ऑयल में पोता हुआ है, लिखा हुआ है ट्रम्प एक तरह से। एक और अभी कार्टून देखा मैंने बड़ा जो है, उन्होंने कहा कि क्या नाम था उसका, उन्होंने कहा ट्रॉमा कॉल्ड ट्रम्प, अभी इंटरनेशनल मैगजीन में था, इस तरह का जो है तो है उनका। वो सबको धमकी देते हैं, करते हैं, अपने परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वो नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट से समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तान का देखिए ना, उनको मालूम है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था एक्टिवली टेरर अटैक में इंडिया में, पहलगाम और ये सारा जो हुआ, और उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई में भारत के साथ हैं, और मुनीर को बुला के लंच करा रहे हैं। बताइए, उसकी फैमिली बिजनेस को वहाँ पे इंटरेस्ट उसके वॉच कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये फैक्ट है, नरेंद्र मोदी ने इशारे में कह दिया है, इशारा स्पष्ट है, ट्रम्प की ओर है, और सारा संसार जानता है कि तेल और मिनरल की दौड़ में, माफ कीजिए, ट्रम्प अंधे हो गए हैं। दैट्स ऑल। सर, घुड़सवारी, सुंदर महिला, ट्रम्प और उनके मंत्री, क्या है ये कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी तो ऐसा है भाई, दुनिया में जितने किस्म के अपराध हैं, रिकॉर्ड से पता चलता है वो सारे ट्रम्प ने किए हैं, और फिर भी राष्ट्रपति हैं। अपराध प्रमाणित हो गए अमेरिका में, जुर्माना हो गया, जेल जाने के आसार हो गए, फिर राष्ट्रपति बन गए। तो उनका इतने सारे कंट्रोवर्सी, इतने सारे जिसे कहना चाहिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं सारे इस तरह के, उसके साथ में है ना उनका फिर से राष्ट्रपति बनना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है, या लोकतंत्र की सबसे जिसे क्या कहना चाहिए विडंबना है लोकतंत्र की। इतने आरोप प्रमाणित वहाँ पे सारे हुए, मालूम आपको, फिर वो बन गए। तो लूज टॉक है उनकी, और कितने दुस्साहसपूर्ण लूज टॉक है कि वो जो एक मंत्री हैं उनकी पत्नी हैं, पत्नी सुंदर है, एक दिन पोलो मैच खेल रही थी, ट्रम्प ने वीडियो देखा, पसंद आई, तो उनके हस्बैंड को मंत्री बना दिया, और फिर बयान और दे दिया वाशिंगटन अपने घर में खड़े होके कि उनकी पत्नी सुंदर थी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए उनको मंत्री बना दिया है। हाइट है? और उसके पति ने आगे उसे गोली से नहीं उड़ाया, कितनी मतलब ऐसे भारत माता से गोली से उड़ाया तब आके इस तरह की बात होती। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या ह्रास हो रहा है अमेरिका में ट्रम्प के शासन में। तो एक किस्सा है जो चल रहा है सारे संसार में, गॉसिप हो रही है, ट्रम्प का जो ये जो मॉरल क्या कहना चाहिए वो जो है उसका उपहास हो रहा है जो है। एनीहाउ सर, कभी अमेरिका के फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स की तरह जो रहे हैं यूरोपियन राष्ट्र, आज सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, आपको क्या लगता है इतना साहस कहाँ से आया? सर्वाइवल, थ्रेट टू सर्वाइवल। वहाँ की जो लुइन जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसने कहा है जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ खतरे में हों तो जुड़ जाइए, सामना करिए, मुकाबला करिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप के इतने राष्ट्र, 27 राष्ट्र एक स्वर में सारे मतभेद भुला के ट्रम्प के खिलाफ जिसे कहना चाहिए वो खड़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं। तो साहस तो क्या है कि परिस्थितियों से आता है और अस्तित्व के संकट से आता है, इसलिए साहस आया है और सब लोग ट्रम्प के खिलाफ जो है ओपनली खड़े हो गए हैं। सर, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प अपने राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से पूरे संसार को परमाणु युद्ध की तरफ धकेल रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने तो पहले भी कहा था, इस सदी में अगर संसार परमाणु युद्ध के सबसे निकट है तो आज है। कटसी ट्रम्प, उनके इस इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से, इररेस्पॉन्सिबल हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम इस पर ये कर देंगे, ऐसी बातों से कहीं किसी ने सामने से जवाबी गोली चला दी तो रुकेगी नहीं। फिर एक संभावना बनती है कि आगे जाके किसी ऐसा स्टेज आए अमेरिकन आर्मी ट्रम्प को डिफाई करते। ऐसे घटनाओं से इससे दिख रहा सामने मौत है, वर्ल्ड वार है, तो समझाएं उनको बैठ के लोग जो है। बाकी वो थ्रेट जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, दैट थ्रेट स्टिल कंटिन्यूज। ट्रम्प के आत्मव्यवहार के कारण से जो एटॉमिक जो अटैक की थ्रेट है वो आज भी कंटिन्यू कर रही है। सर, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अब ईरान, ट्रम्प लगातार ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अंततः इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम कुछ नहीं होगा, यू टर्न ट्रम्प वापस लौट आएंगे। ठीक है, वेनेजुएला में वो तो एक अलग किस्सा है। अब ग्रीनलैंड पे है, जो ग्रीनलैंड पे कहा कि मैं इस पर कब्जा करूँगा, मेरी सेना जाएगी, फिर पीछे हटेगी, सेना नहीं जाएगी, मैं नॉन मिलिट्री ऑपरेशन से इसको करूँगा।
फिर कहा कि बर्फ़ का एक टुकड़ा है, मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा जाके उस पर कब्जा कर लूँगा, कोई मतलब वो आर्मी नहीं जाएगी मेरी वहाँ पे। फ़नी, ऑल सॉर्ट ऑफ फ़नी। फिर कहेंगे मैं टैरिफ लगा दूंगा, फिर कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं होना है। समय के साथ साथ अनदर 30 डेज you watch and mark my words, everything will be withdrawn and nothing is going to happen. सर, पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप पर जो नोबेल शांति पुरस्कार का भूत सवार है, उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है, उन्होंने नॉर्वे के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख दिया है कि आपके देश जो है ना वो नोबेल पुरस्कार देता है, शांति पुरस्कार, आपने मुझे कंसिडर नहीं किया, इसलिए शांति के प्रति मेरा सद्भाव टूट गया है, मैं शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और इसलिए अब मैं जो है ना ग्रीनलैंड पे कब्जा करूँगा। बताओ जो है, मतलब ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं ना, सुबह 8 बजे पूरे संसार में चाय पे एक स्टेटमेंट पढ़ने के होंगे कि आज ट्रंप ने क्या कहा, पूरे संसार में, अफ्रीका से लेकर भारत तक जो है। तो वो कह दिया उसका कि मैं इस पर कब्जा करूँगा। एक बार फिर बताएंगे उसका पोर्शन क्या था। ये जो भूत सवार है डोनाल्ड ट्रंप, हाँ ठीक है, तो वो कह दिया कि मेरे को नहीं मिला ऐसे इस तरह से। फिर क्या हुआ कि वेनेजुएला की जो महिला हैं वहाँ की विपक्ष की लीडर हैं, उनको तरस आया होगा ट्रंप पे, ये ऐसे उसने मज़े लिए होंगे बात के, तो अपना नोबेल पुरस्कार जो था उसके पास उसने उसको ऑफ़र कर दिया, दान दे दिया, जिसे कहते हैं दक्षिणा दे दी या कुछ भी भिक्षा दे दी, कुछ भी ऐसे शब्दों काम में कर सकते हो आप, उसने उनको दे दिया जाके। तो ट्रंप बड़े गदगद हुए, उनको लगा कि मैं तो वाकई हकदार हूँ इसका। उस महिला को उन्होंने बुलाया परसों, 2.5 घंटे वहाँ उसको अच्छे से ट्रीट किया वाइट हाउस में, और अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि उन्होंने उस चुराए हुए को, भेंट किए हुए को स्वीकार किया कि ये भी पता नहीं चला है ये। तो वो उनके मन की फ्रस्ट्रेशन है इस तरह से कि मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको एक नोबेल पुरस्कार दिला दो ताकि थोड़ा शांति हो संसार में। दिस इज ऑल। सर, क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप के इस मैच्योर और विंडिक्टिव एक्शंस की वजह से अमेरिका की एज अ कंट्री प्रतिष्ठा पूरी दुनिया भर में गिरी है? एब्सोल्युटली। In fact, it's the beginning of the end of American supremacy and credibility in the world. देखा जाए तो लोग हंसते हैं अमेरिका पे, हम तो क्या हंसेंगे 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए। यूरोप के लोग हंसते हैं सारे, जो उनके नेचुरल एलाई थे, जो मेड फॉर ईच अदर थे, जो फैमिली मेम्बर थे, वो हंसते हैं। और सबसे ज़्यादा हंसते होंगे वहाँ पे वो जो पुराने राष्ट्रपति रहे हैं, जो भी अमेरिका को, हंसते होंगे, उपराष्ट्रपति हंसते होंगे, जितने मैच्योर लोग हैं वो सब देख के बस एक मतलब उस दृष्टि से दया के भाव से देखते होंगे आदमी क्या कर रहा है। अमेरिका में तो इस तरह का माहौल होगा जो है। आज अमेरिका से आया हुआ एक व्यक्ति मिला मुझे जयपुर में, मैंने कहा क्या चल रहा है? उनका देश बहुत परेशान है, इसके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा जनता क्यों नहीं आ रही सड़कों पर? उसने कहा जनता इसलिए नहीं आ रही कि उसने राष्ट्रवाद फैला दिया है वहाँ पर, उसका जो है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूँगा, ये कर लूँगा और मैं इतना पैसा आ जाएगा मेरा टैरिफ से। तो सपने लोगों को दिखा दिए, अभी सपने टूटे नहीं हैं। जब सपने टूटेंगे तो अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, मैंने पहले भी कहा था एक तरह से जो है। पर वो ऐसा है कि फिर भी देश छोड़ के नहीं जाएगा, आप मेरी बात को ध्यान रखना। वो पता नहीं क्या है, अनफेस्ड जिसे कहते हैं सारी स्थितियों से जो है। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। सर, अब इस टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक और धमकी आई है ट्रंप की तरफ से कि दक्षिण कोरिया को अब 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब आप इसको कैसे देखते हैं? वही अगेन एग्रेसिव ट्रंप, सब्सिक्वेंटली यू टर्न ट्रंप। अब इस केस में थोड़ा सा मेरिट है, थोड़ी सी। वो क्या हुआ कि पहले 25% टैरिफ था, ट्रंप ने धमकाया, वो शरण में आए ट्रंप के। तो ट्रंप का क्या है कि ये चूँकि फाइनेंशियल चलता है सारा मामला, तो उन्होंने कहा मेरे $450 बिलियन आप इन्वेस्ट कर दो अमेरिका में आके। वो मूलतः गोवा के रहने वाले हैं, क्या आपने भी ऐसा सुना है? बिल्कुल है, ये तो इतिहास की बात है, फैक्ट्स की बात है। वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे, मैंने पढ़ा ये, और उन्हें गांधी ऑफ लिस्बन कहा जाता था। वहाँ पे जो है बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, और उनके फादर जो है गोवा में थे, तो नेचुरली संपर्क है। तो गोवा में एक जगह में उसका नाम भूल गया, वहीं नॉर्थ गोवा में है, तो वहाँ पे उनका है बिलोंगिंग वहाँ पे। अब भी जब आते हैं तो उनका मन ये करता है कि एक बार तो मैं गोवा जाऊँ वहाँ पे। तो गोवा से उनका जुड़ाव रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है देखिए आप, वो ये है कि भारतीय मूल के लोग संसार में कहाँ कहाँ कमांड में बैठे हुए हैं। भारतीय मूल के लोग कहाँ कहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे ट्रंप के दफ्तर में डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में बैठे डोमिनेट कर रहे हैं। इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। सर, इंडिया टुडेज मूड ऑफ द नेशन ने अभी एक लेटेस्ट सर्वे किया
और उस लेटेस्ट सर्वे में एनडीए को 352 सीटें और इंडिविजुअली बीजेपी को 287 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, आज का माहौल तो यही है। इंडिया टुडे का सर्वे ब्रोडली क्रेडिबल सर्वे होता है। तो आज तो कोई चुनाव है नहीं, आज तो सरकार की बल्ले बल्ले है पूरे तौर पे। और ये तो बात बहुत पहले से तय है ना कि 29 और 24 के अंदर तो सरकार यही है। नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, उनकी जो पॉपुलरिटी है, जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, फिर अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, अभी तक राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और कांग्रेस की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि मतलब क्रमशः और ख़राब होती जा रही है लीडरशिप के मामले में, डिफरेंसेस के मामले में। एक अच्छा काम उनके यहाँ हो गया कि थरूर वापस आ गए हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, वो ठीक है बात जो है। तो भाई नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए, उनकी लोकप्रियता का, उनके भाषणों का मुकाबला करने के लिए, प्रोग्रेस की बात तो आप छोड़िए, प्रोग्रेस तो आप सत्ता मांगे तभी कुछ करेंगे ना, कांग्रेस इज नॉट इन पावर। लेकिन जो कैपेसिटी है भाषण देने की, मुद्दे उठाने की, जनता को प्रभावित करने की, क्राउड को पुल करने की, वो मोदी को कुदरत की देन है, अद्भुत देन है। और जब वो प्रधानमंत्री हैं, और हैं प्रधानमंत्री वो, ठीक है ना, तो कोई चांस ऐसा बनता नहीं है। तो फिगर में थोड़ा फर्क आ सकता है। आप कहते हैं विपक्ष 80 है तो 80 का 92 हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मुझे दिखाई नहीं दे रहा अगले 2-4 साल में। और फिर इलेक्शन लड़ने की जो आर्ट है, उसका जो मास्टरमाइंड किया अमित शाह ने बाई प्रॉक्सी अंडर द लीडरशिप नरेंद्र मोदी, मान लीजिए, उसका कोई मैच नहीं है इनके पास में, कोई विकल्प नहीं है। और कितनी चीज़ें चल रही हैं, रिवीजन ऑफ वोटर्स चल रहा है, एसआर चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, रीग्रुपिंग चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है। तो ये सर्वे जो है बाय एंड लार्ज आज की तारीख में तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है। आई ब्रोडली एंडोर्स दिस सर्वे एट दिस मोमेंट। और आगे जाके थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा। आप कह रहे 287 आपने बताई ना बीजेपी की, तो चलो भाई 287 नहीं आ गए, 284 आ गई। और जो हालात हैं इस समय, वो 303 भी आ सकती हैं, कह नहीं सकते आप दैट वे जो है। तो ब्रॉडली वी कैन एंडोर्स दिस सर्वे। सर, एक और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स भारत आए हुए हैं। तो किस तरीके के आउटकम की उम्मीद की जा सकती है? ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। वन मोर डिप्लोमेटिक सक्सेस ऑफ मोदी गवर्नमेंट, एंड सम क्रेडिट गोज टू दिस फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर प्रसाद जो है। तो उनको इसलिए है कि आप देखिए कि 22 कंट्रीज हैं, कुल अरब कंट्रीज, 20 लोगों ने सहमति दे दी कि हम कल आएंगे दिल्ली में, नरेंद्र मोदी के दरबार में दिल्ली में हम बैठेंगे यहाँ पे जो है। तो आपसी हितों की बात होगी। 5 सेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस, एजुकेशन जो है, टेक्नोलॉजी, सारा जो है। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र मोदी विल सर्टनली ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग ए ट्रेड डील विद ऑल दीज कंट्रीज आल्सो। कि मदर ऑफ ऑल डील्स करने के बाद में जो उत्साह है, जो हौसला है मोदी सरकार का, वो आसमान पे है। सक्सेस स्टोरी जो है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल उसका प्रोसेस शुरू हो बातचीत का। और साल 2 साल में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साइंस वन मोर FTA विद 22 अरब नेशंस, वन मोर मिरेकल। लेट्स सी सर। और भारत की सक्सेस स्टोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और वहां से ये रिटर्न गिफ्ट लाने का जो सिलसिला है, ये इसी तरीके से जारी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट और साथ ही दूसरी तरफ जो मेगा डील हुई है, उस पर आपके एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। द जेसी शो में। और दूसरी तरफ बात जब भारत और साथ ही EU की होती है, तो ये महामिलन हुआ है 2 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, एक चौथी और एक दूसरी। और ये महामिलन बहुत देशों को पिंच कर रहा है, खासतौर पर अमेरिका को। अमेरिका जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, तो भारत ने अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत किया। जिसने भारत पर प्रेशर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, तो भारत ने साइलेंट डिप्लोमेसी को कंटिन्यू रखा। जब उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेके टैरिफ तक हर एक दांव खेल दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे पास मां है, मदर ऑफ ऑल डील्स। और यही फर्क है दबाव की राजनीति का और दूसरी तरफ विश्वास की नेतृत्व क्षमता का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से द जेसी शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी आज द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।